प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 में प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत या इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत हम मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का अर्थ इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति से तात्पर्य देश की सरकार की उस नीति से है जिसके अंतर्गत सरकार अपने आय व्यय के कार्यक्रम निश्चित करती है। पहली चीज़ इसमें है सरकार। जैसा राज शब्द है राजकोषीय के अंतर्गत, यह सरकार को डिनोट करता है, सरकार की नीति है। कोष से संबंधित नीति है, दूसरी चीज़ है इसमें, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आय व्यय से संबंधित नीति है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण, जिन्हें हम कह सकते हैं लोक आय, लोक व्यय और लोक ऋण या पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। तो इन तीनों चैप्टर्स को हमने पहले पढ़ा है विस्तार से। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। सुविख्यात अर्थशास्त्री श्रीमती उर्सुला हिक्स ने राजकोषीय नीति को अपने विचारों में इस प्रकार बताया है, शब्दों में पिरोकर। राजकोषीय नीति का संबंध उस पद्धति से है जिसमें लोक वित्त के विभिन्न अंग अपने प्राथमिक कर्तव्यों को पूर्ण करने हेतु सामूहिक रूप से आर्थिक नीति के उद्देश्यों को बढ़ाने में प्रयोग में लाई जाती है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है आर्थिक नीति के उद्देश्य। आर्थिक नीति के जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करने की क्रिया की जाती है, उसकी पद्धति जो है वो राजकोषीय नीति कहलाती है। तो राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? आर्थिक नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से है। इसमें क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे हमने देखा था अभी, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट आदि, ये जो विभिन्न अंग हैं पब्लिक फाइनेंस के, उन्हें सामूहिक रूप से कार्य करना होता है। इसके अंतर्गत इन सभी के अपने अपने उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों को सामूहिक रूप से जब पूर्ण किया जाता है तो उस पद्धति को श्रीमती उर्सुला हिक्स ने राजकोषीय नीति बताया कि किस प्रकार से सामूहिक रूप से जो सार्वजनिक वित्त के विभिन्न अंग हैं वे आर्थिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। आय, उत्पादन तथा रोजगार, ये महत्वपूर्ण होते हैं आर्थिक नीति के अंतर्गत। आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना तथा रोजगार बढ़ाना, ये लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक कराधान या टैक्सेशन की नीतियाँ, व्यय नीतियाँ या एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़, ऋण प्रबंध, डेट मैनेजमेंट, हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग करने की नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है। तो इसमें ये सब तो हमने पढ़े हैं। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत सार्वजनिक करों को भी पढ़ा है, सार्वजनिक व्यय भी पढ़ा है, सार्वजनिक ऋण भी पढ़ा, हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे का बजट, इनके बारे में भी पढ़ा है। इन सबको जब आय, उत्पादन तथा रोजगार संबंधी लक्ष्य जो हैं अर्थव्यवस्था के, उनको प्राप्त करने के लिए नीति बनाई जाती है तो वो नीति कहलाती है
राजकोषीय नीति। ये हमें जान लेना आवश्यक है कि बिना नीति के ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। तो इन सब के मूल में क्या चीज़ है? राजकोषीय नीति है, जिसके अंदर लक्ष्य पूरे करने का कार्य किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित आय, उत्पादन तथा रोजगार के लक्ष्य हैं। आधुनिक समय में राजकोषीय नीति का आधार कार्यात्मक वित्त या फंक्शनल फाइनेंस कहा जा सकता है। आधुनिक राजकोषीय नीति आधुनिक जो राज्य की अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या प्रजातांत्रिक राज्य या सरकारें, तो उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय व रोजगार को प्रभावित करने के लिए राजकोषीय नीति को काम में लाया जाता है। दूसरी नीति जो काम में लाई जाती है वो होती है मौद्रिक नीति। मुद्रा की मांग और पूर्ति को प्रभावित करके मौद्रिक नीति को काम में लाया जाता है, और सरकार के आय और व्यय को प्रभावित करके राजकोषीय नीति को कार्य में लाया जाता है। और लक्ष्य दोनों का क्या है? राष्ट्रीय आय व रोजगार को प्रभावित करना और आर्थिक स्थायित्व प्रदान करना, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, व्यापार चक्रों को रोकना, तेजी मंदी को रोकना और स्थायित्व प्रदान करना। तो आधुनिक सरकारें राजकोषीय नीति के माध्यम से राष्ट्रीय आय व रोजगार इन दोनों को प्रभावित करती हैं। कार्यात्मक वित्त क्या होता है? इसके अंतर्गत उत्पादन या उत्पत्ति तथा समग्र मांग के मध्य सही संतुलन कायम रखा जाता है। उत्पत्ति हमें दिखाती है सप्लाई या पूर्ति। जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, पूर्ति उतनी ही अधिक होगी। दूसरी ओर है मांग। पूरी अर्थव्यवस्था की मांग को क्या कहते हैं? समग्र मांग। तो ये जो पूरी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति है, जो राष्ट्रीय आय से भी दिखाई जाती है, वो सप्लाई है, समग्र पूर्ति है, और दूसरी ओर है समग्र मांग। इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित यदि किया जाता है तो अर्थव्यवस्था को स्थायित्व मिलता है और मुद्रास्फीति की समस्या नहीं होती है। यदि समग्र मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो तो उस स्थिति में महंगाई बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से कार्यात्मक वित्त के द्वारा मुद्रास्फीति का कोई भय नहीं रहता है। इसलिए आधुनिक राजकोषीय नीति का आधार क्या है? कार्यात्मक वित्त या फंक्शनल फाइनेंस, क्योंकि इसके द्वारा सप्लाई और डिमांड इनके बीच इक्विलिब्रियम बनाया जाता है, या उत्पत्ति और समग्र मांग के मध्य सही संतुलन कायम किया जाता है। अब जब हम राजकोषीय नीति का अर्थ समझते हैं तो इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है कि यह नीति अलग अलग देश के लिए अलग अलग होती है, और पूरे विश्व में सभी देशों की अपनी अपनी राजकोषीय नीति आवश्यक रूप से होती है। जिस तरह प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है, उसी प्रकार से सरकारें होती है, उनकी आय व्यय की नीति होती है, और वह होती है राजकोषीय नीति। परंतु सभी देश एक से नहीं है। कोई विकसित देश हैं और कुछ विकासशील देश हैं, और दोनों की समस्याएं और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो इसलिए दोनों की राजकोषीय नीति के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। इसके बारे में अब हम समझते हैं। विश्व के देशों को आर्थिक दृष्टि से मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, विकसित देश व विकासशील देश या अल्प विकसित देश। अब पहले देखिए विकसित देशों की क्या स्थितियां होती हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? विकसित देशों में एक तो बचत व निवेश का स्तर ऊंचा होता है। बचत भी लोग अधिक करते हैं क्योंकि आय अधिक होती है, और निवेश भी अधिक किया जाता है क्योंकि मांग भी अधिक होती है।
प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या बहुत अधिक नहीं होती है और इस कारण से आय अधिक होने पर प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। जनसंख्या की यदि बात करें तो उसकी वृद्धि दर कम होती है। यह देश औद्योगिक दृष्टि से विकसित होते हैं, औद्योगिक देश होते हैं ये, मतलब कृषि प्रधान नहीं होकर उद्योगों को प्रधानता होती है। इसमें बड़े बड़े और विकसित उद्योग होते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज होती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में सभी देशों में पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग होता है। दो प्रकार की होती है तकनीक, एक होती है पूंजी गहन तकनीक और दूसरी होती है श्रम गहन तकनीक। पूंजी गहन तकनीक में पूंजी का अधिक उपयोग किया जाता है और श्रम का कम उपयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर उत्पादन होता है जो बहुत महंगी होते हैं, बहुत पूंजी की इनमें आवश्यकता होती है, परंतु इनकी विशेषता ये होती है कि ये कम श्रम को काम में लेती हैं। तो इस प्रकार से श्रम को विस्थापित कर देती हैं ये पूंजी गहन तकनीक की इंडस्ट्रीज़। तो इस प्रकार से विकसित देशों की विशेषता होती है कि इनमें पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लागत कम होती है और उत्पादकता अधिक होती है। इसके विपरीत है विकासशील देश। विकासशील देशों की क्या विशिष्टताएं होती हैं? यदि हम राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों का स्तर कम होता है और इसीलिए बचत भी कम होती है। जब बचत कम होती है तो निवेश भी कम होता है। इसी तरह से कर अनुपात का स्तर भी निम्न होता है क्योंकि आय कम होती है, तो इस तरह से आयकर कम होता है। कुल मिलाकर निवेश कम होता है तो इंडस्ट्रीज़ कम होती हैं, उद्योग धंधे कम होते हैं, आय कम होती है तो कर भी कम लगाए जा सकते हैं, तो कर अनुपात का स्तर भी निम्न होता है। ये अर्थव्यवस्थाएं गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहती हैं। गरीबी होने के कारण बचत और निवेश कम होते हैं और इसके कारण और अधिक आय में वृद्धि नहीं हो पाती है, तो ये गरीबी और अधिक गरीबी को पैदा करती है। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो ये इन विकासशील देशों की ये विशेषता होती है कि ये गरीबी के दुष्चक्र में फंसी रहती हैं, जिसमें से निकलने के लिए इनको अलग स्पेशल प्रोग्राम्स या विशेष प्रयासों की योजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इनमें आधारभूत सुविधाओं की कमी रहती है। जैसे हमने आधारभूत संरचना के बारे में अध्ययन किया था, विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचनाएं होती हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोगी की तरह कार्य करती हैं, जैसे परिवहन है, ऊर्जा या बिजली है। ये सब उद्योगों को चलाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती हैं। इनमें कमी रहती है विकासशील देशों में। औद्योगिक नहीं होते बल्कि कृषि पर निर्भरता रहती है, बेरोजगारी रहती है, निर्धनता रहती है। अर्थव्यवस्थाएं विदेशी सहायता पर निर्भर करती हैं और विदेशी ऋण में डूबी रहती हैं। अब चूँकि इनमें स्वयं की पूंजी की कमी होती है तो इसलिए विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ती है बड़े बड़े निवेश करने के लिए, और विदेशी ऋण में एक बार जाने के बाद फिर ये उसमें डूब जाती हैं क्योंकि फिर मूलधन और ब्याज दोनों चुकाना होता है और इनके निर्यात कम होते हैं, तो इसलिए ये अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय का अर्जन भी नहीं कर पाती, विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर पाती हैं और इस तरह से ये एक बार विदेशी सहायता और विदेशी ऋण लेती हैं तो उसके भी दुष्चक्र में फंस जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति एवं उनकी प्राथमिकताएं
समान नहीं होने से जो यंत्र विकसित देशों के लिए उपयोगी हैं वो विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। विकासशील देशों के लिए राजकोषीय नीति अलग होनी चाहिए और विकसित देशों के लिए राजकोषीय नीति अलग होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य अलग अलग हैं। जिसका कारण क्या है? उनकी प्रकृति और उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर राजा जे चलैया ने बताया है, जो पब्लिक फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बहुत कार्य किया है इस क्षेत्र के अंदर। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मध्य बहुत आर्थिक विषमता है। दोनों में आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक अंतर है। इनकी आर्थिक आवश्यकता व उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध साधन, इनकी आवश्यकताएं आर्थिक क्षेत्र में अलग अलग हैं और उपलब्ध साधन भी अलग अलग हैं। जहाँ कच्चे माल इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, वहाँ पूंजी, ऊर्जा इत्यादि की कमी है यहाँ पे। दूसरे शब्दों में इनके साध्य और साधन भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात इनके उद्देश्य, इनके लक्ष्य या इनके साध्य और किस तरह से उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, वो साधन भी दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। ये श्रम गहन होती है और विकसित जो होते हैं वो पूंजी गहन होती है। विकासशील होती हैं वो श्रम गहन होती हैं। उद्देश्य अंततोगत्वा समान होते हुए भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियाँ समान नहीं अपनाई जा सकती हैं। इसीलिए उद्देश्य तो कल्याण करना ही है, आर्थिक विकास और स्थायित्व ही है, परंतु फिर भी इनके लिए नीति या राजकोषीय नीति भिन्न भिन्न होती है। सभी नीतियाँ भिन्न हैं तो राजकोषीय नीति भी इनके लिए भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजकोषीय नीति का तात्पर्य क्या है और इसको और अच्छी तरह से हमने समझा जब हमने देखा कि यह क्या कार्य करती है, फंक्शनल फाइनेंस के रूप में कार्य करती है या कार्यात्मक वित्त के रूप में कार्य करती है वर्तमान में, और विकसित और विकासशील देशों में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की राजकोषीय नीति की क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में हमने समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में विकासशील और विकसित देशों की राजकोषीय नीति का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।